ईयर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ जाती है। इसके पास में एक्सक्लूसिव राइट्स थे इंडिया में ट्रेड करने के। इसको एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर मिला हुआ था जिसके थ्रू इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे। अभी 1600 से लेके 1764 तक ये एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी रहती है। ट्रेडिंग मतलब ये हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करती थी, पर वो फैक्ट्रीज़ कुछ नहीं होती थी बेसिकली। आजकल की फैक्ट्रीज़ की जैसे उसमें मशीनरी नहीं होती थी, वहाँ पर क्या होता था, ये लोग सामान इकट्ठा करते थे इंडिया के शहरों में जा कर के, और वहाँ से ले जा कर के यूरोप में और दूसरी जगहों पर उसको बेचा करते थे। ये बेसिकली इनकी फैक्ट्री थी, बेसिकली ट्रेडिंग थी इनकी। ये कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। तो अभी अब इनको क्या हुआ कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती थी। 1600 के बाद से भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो इनकी होती रहती थी अपने हितों को साधने के लिए, अपने ट्रेडिंग को किसी भी तरह से बेनिफिट करने के लिए। इवन ये लोकल जो रूलर्स होते थे उनसे भी भिड़ जाते थे, या दूसरी जो कंपनीज आती थी उनसे भी भिड़ जाते थे। बट इनका एज सच कोई ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इनको भारत पर राज करने की या यहाँ पर कोई एक टेरिटोरियल पावर बनने की कोई ऐसी इंटेंशन थी। हालांकि ये ख़तरा तो थे क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंड थे और इंडियन किंग्स और इंडियन पावर्स के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थे। और लेकिन तब तक इनका ऐसा कुछ नहीं था कि इनको इंडिया पर रूल करना है, या ऐसा कुछ प्रतीत तो नहीं होता था। अब हुआ क्या, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तीन भारत की बड़ी ताकतों से, जिसमें कि मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल नवाब मीर कासिम, इन तीनों की आर्मी को एक साथ हरा दिया कंपनी की आर्मी ने। अब क्या हो गया कि कंपनी अब अनडाउटेडली भारत में सबसे बड़ी पावर थी भाई। मुग़ल एम्परर को भी हरा दिया, अवध के नवाब, दो नवाबों को हरा दिया जो कि बड़े सूबे माने जाते थे अवध और बंगाल। अब कंपनी के पास में क्या हो गया, कंपनी के पास में एक क्या बोलते हैं उसे, नेगोशिएटिंग पावर आ गई आप कह सकते हैं। तो अभी तक तो ट्रेडिंग में थी, अभी एक पॉलिटिकल पावर बन गई। 1765 में कंपनी के पास में दीवानी राइट्स आ गए बिहार, बंगाल और उड़ीसा के। बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा ये बड़े स्टेट्स थे। इनके क्या हो गया, अब रेवेन्यू और सिविल जस्टिस भी, कंपनी अभी तक ट्रेडिंग करती थी, अभी क्या देख रहे हैं आपकी जस्टिस भी उसके अंडर में आ गया, सिविल जस्टिस, रेवेन्यू का भी वो पूरा देखने लगी। तो अभी ये 1764 से सिलसिला बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे स्टेट्स कंपनी एक्वायर करती चली जाती है, और बहुत सारे स्टेट्स एक्वायर करने के लिए तमाम अपने आप ही लॉ पास करते थे ये लोग, और उसी लॉ के अकॉर्डिंग कई सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लेते थे। बहुत कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग ये लोग करते थे और लॉज खुद ही बनाते थे, और उसके वो हमारे ऊपर उसको फोर्सफुली जो है अप्लाई करते थे। हम देखेंगे कि कैसे वही जो लॉज बने थे उसका रिफ्लेक्शन आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1947 में वो कोई एकदम से इंडियंस के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी और उसने सब कुछ नया कुछ इन्वेंट करके रख दिया। वो ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इधर उधर से दूसरे देशों से ले करके कुछ उसे इंडिया के ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके बनाया गया है। बट अगर हमें ये समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके जो अलग अलग जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ से आए, कैसे उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इस पूरे सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हमारे यहाँ पर हमारी संसद कैसे बनी, किस चीज़ से बनी है, कहाँ से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई, कहाँ से कोर्ट्स की शुरुआत हुई, किस तरह से जो मॉडर्न एरा में है, वो समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो 1764 में ये एक पॉलिटिकल पावर बन गए। अब 1765 में इनके पास दीवानी आ गई और बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। अब वहाँ से लेकर के अब ये कंपनी अभी रूल कर रही है, अभी ब्रिटिश क्राउन नहीं रूल कर रहा है। तो आप ये समझिए 1765 से लेकर 1857 जब सेपॉय म्यूटनी हुई, जिसको हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं, तो वो जब हुई तब तक कंपनी का रूल था इंडिया में और ये एक पॉलिटिकल पावर थी। 1857 में सेपॉय म्यूटनी हुई। अब क्या है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश क्राउन जो था, वो बहुत समय से देख रहा था कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स इंडिया से कमा रही है। तो लेकिन क्योंकि कंपनी 1600 से इंडिया में थी तो उसको इंडिया की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी, इसलिए ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली नहीं आया 1765 में। ऐसा नहीं किया कि भाई अब तुम जो है पॉलिटिकल पावर बन गए हो तो पॉलिटिकल पावर तो हम हैं, हम तुम्हारे ऊपर सुप्रीम पावर हैं, तो तुम हमें आने दो डायरेक्टली। नहीं, ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली थी वो बहुत ही सधी हुई थी। ये धीरे धीरे चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ने वाले लोग थे। तो इन्होंने 1765 से सीधे ऐसा नहीं किया, इन्होंने कई लॉज बीच में ऐसे पास किए, कई एक्ट ऐसे पास किए 1857 तक,
जिसमें क्या किया, कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल टाइट किया और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों की रिपोर्ट्स मंगवाते रहे। उससे क्या हुआ, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती रही इंडिया के बारे में, और कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर भी इनका सुपरविजन रहा, उनकी वर्किंग स्टाइल के ऊपर भी इनका सुपरविजन रहा। तो उससे दो फ़ायदे हुए, एक तो इनको जो भी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली जो भी लगाना होगा या उससे जो भी फाइनेंशियल गेंस करने होंगे वो, और दूसरा कि जब ये लगातार उनसे रिपोर्ट मंगाएंगे तो इंडिया में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी तो किसी भी समय ये उसको कह सकते हैं भाई तुम जो है अब यहाँ से जाओ, तुमसे नहीं संभल रहा है, तो ये क्राउन को आने दो। तो ये दो पर्पज़ थे जिसके लिए वो 1765 के बाद से ही इनके ऊपर अपना कंट्रोल टाइट करने लगे। तमाम एक्ट बनाए, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे तमाम एक्ट बनाते रहे टाइम टू टाइम। चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट तो कई सारे आए। तो इस तरह से ये तमाम एक्ट बनाते रहे जिसमें क्या किया, कंपनी के ऊपर धीरे धीरे अपना कंट्रोल टाइट करते रहे। अब होता क्या है, 1857 में सेपॉय म्यूटनी हुई तो उन्होंने बोला भाई ठीक है बाय बाय, अब हम जो है डायरेक्टली संभालेंगे, तुमसे नहीं संभल रहा है। और इसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक यानी इंडिपेंडेंस तक डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने रूल किया इंडिया के ऊपर। अब 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिल गई। इंडिपेंडेंस मिल गई तो क्या चाहिए, देश चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अब कोई समिति बनानी पड़ेगी, कोई सभा बनानी पड़ेगी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, भारत में बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे। उन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था। तो उसी के बेसिस पे 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है हमारा संविधान बनाया, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया। बन तो ये 26 नवंबर को ही गया था 1949 को, बट इसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब क्या है कि हम ही देखेंगे कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें हैं जिनका ओरिजिन ब्रिटिश रूल्स है, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि ब्रिटिश को वो आउटसाइडर थे, तो भारत में रूल करने के लिए उन्हें तरह तरह के कानून बनाने की ज़रूरत थी। क्योंकि जब भी जनता के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना होगा तो आपको बहुत सारे कानून बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे जनता डरे एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई हम कभी भी इनके चंगुल में फंस सकते हैं, तो वो बहुत डर के रहेगी। तो चलिए इस बारे में डिस्कस ना करते हुए देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब उसका रूल था तो क्या क्या एक्ट आए थे। ये एक्ट्स हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें आज के संविधान के बारे में समझ में आ सके कहाँ कहाँ से क्या है, कैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ, सेंट्रल कंट्रोल का। तो इसमें सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आया। हमने देखा 1765 में वो एक पॉलिटिकल पावर, एक टेरिटोरियल पावर बन गई थी कंपनी। अब कंपनी बन गई थी टेरिटोरियल पावर, ब्रिटिश क्राउन को अब लेकिन कंपनी को कंट्रोल करना था, क्योंकि उसे पता था कि अब भाई ये वहाँ पर एक रूलर बन गए हैं और बड़े रूलर बन गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करो इनको और उनके अफेयर्स को देखो, रेगुलेट करो। रेगुलेट करना और कंट्रोल करना तो एक बहाना था, इवेंचुअली उन्हें खुद आना था। खैर, अब क्या हुआ कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार उनका जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज़ किया पहली बार, और फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया भी बोला जाता है कि यही एक्ट जो है, इसी के थ्रू फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में हुआ था। इस एक्ट में क्या क्या फीचर्स थे, अभी तक क्या है कि 3 प्रोविंसेस के गवर्नर हुआ करते थे जो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे एक दूसरे से, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मैड्रास। अब क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी 4 मेंबर्स की, जो उसको असिस्ट करेगी। पहला गवर्नर जनरल बंगाल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब सेकंड पॉइंट क्या था, अब इसको तो गवर्नर ऑफ बंगाल को तो प्रमोट कर दिया, गवर्नर जनरल बना दिया, तो यानी बाकी के 2 जो गवर्नर थे जो अभी तक इंडिपेंडेंट थे, मैड्रास और बॉम्बे के, उनको इसका सबऑर्डिनेट बना दिया कि भैया इसको रिपोर्टिंग करो, अब ये गवर्नर जनरल है, तुम लोग सिर्फ गवर्नर हो। एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कैलकाटा में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस, 3 और जज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको बोल दिया कि भैया ऐसा है, प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं होगे और ब्राइब नहीं ले सकते हो तुम नेटिव इंडियंस से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, बेसिकली जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, उससे बोल दिया गया कि तुम रिपोर्ट करोगे क्या रेवेन्यू हो रहा है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स भी अपने रिपोर्ट करोगे इंडिया में जो भी तुम कर रहे हो। माने सारी रिपोर्ट वो इसलिए मंगा रहे थे बेसिकली कि एक तो इनका सारा रेवेन्यू वगैरह पे भी कंट्रोल रखना था, दूसरे उन्हें इंडिया के बारे में भी समझना था, जहाँ तक मुझे समझ में आता है।
असल में क्या था, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे जब वो यहाँ से जाते थे वापस, या जो गवर्नर्स वगैरह थे जब जाते थे, तो उनके पास काफ़ी वो लग्जरियस लाइफ जीते थे इंग्लैंड में जा कर के। तो वहाँ पर लोगों को और बड़े लोगों को, नोबल्स को, सबको ये लगता था इतना पैसा है वहाँ पर, इतना पैसा कैसे कमाया जा रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल करना चालू किया। तो उसके बाद में और भी कई सारे एक्ट्स आए। अब जब तक कंपनी थी, तो हमें देखते हैं जब तक कंपनी का रूल था तब तक तो कंपनी के ऊपर कंट्रोल टाइट किया जा रहा था 1858 तक। अभी कंपनी चली गई 1858 में, तो अब किसके ऊपर कंट्रोल टाइट करेंगे? तो अब इंडियन पीपल, इंडियन सिविलियंस के ऊपर, इंडियन मतलब इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल टाइट करेगा क्राउन की, ऐसा ना हो कि हमें इन्हें स्वतंत्रता देनी पड़ जाए। तो इस क्रम में कई सारे एक्ट लाए गए थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन एक्ट्स में क्या था कि जो उनको फेवर कर रहे थे उन लोगों को कुछ बेनिफिट दे देना, जो उनको उनके अगेंस्ट थे। अब अगेंस्ट का मतलब कि पूरा इंडिया उन्हें यूनाइट नहीं चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिटी देनी चालू की लोगों को कि ये शेड्यूल्ड कास्ट है और ये सिख अलग हैं और मुस्लिम्स अलग हैं। कभी मुस्लिम्स को जॉब्स में प्रेफरेंस दे देना, कभी हिंदूज़ को फेवर करना, कभी हिंदूज़ में डिफरेंट कास्ट को फेवर करना, कभी उनको अलग आइडेंटिटी देके उनको बताना कि भाई हम तुम्हारे लिए ये बेनिफिट के लिए कर रहे हैं और तुम असल में माइनॉरिटी हो या तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। तो वही हम आज भी देखते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन हैं, बहुत सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे का ही विरोध करती हुई से नज़र आती हैं, वो हम आगे देखेंगे।